अरे विवेक, तुम भी बेवजह इतने परेशान हो रहे हो। पायल के सास ससुर पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। तुम जानते हो सेठ महेश अग्रवाल शहर के कितने बड़े बिल्डर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी घर पर रहती है और कोई साधारण सा काम करती है तो उनके सामने हमारा क्या रुतबा रह जाएगा। मैंने पायल से पहले ही कह दिया है कि वो अंजलि को अपनी कुक या गांव की कोई दूर की गरीब रिश्तेदार बता दे जिसे हमने सहारे के लिए अपने घर में रखा हुआ है। इससे उसके ससुराल वालों को लगेगा कि उसके मायके में इतने नौकर हैं कि एक गरीब लड़की को भी घर में रख सकते हैं। शीला देवी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बड़े गर्व से अपनी योजना बेटे को समझाई। विवेक ने भी माँ की बात सुनकर रसोई की तरफ देखा, जहाँ उसकी पत्नी अंजलि सुबह से मेहमानों के लिए खाना तैयार करने में लगी हुई थी। उसके माथे पर पसीना था और हाथ लगातार काम कर रहे थे। विवेक ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, माँ, आपकी बात ठीक है। पायल के सास ससुर का बहुत बड़ा रुतबा है। अगर अंजलि उनके सामने आकर अपनी आदत के मुताबिक सीधी सादी बातें करने लगी तो कहीं पायल की इज्जत खराब ना हो जाए। आज की रात पायल के लिए बहुत खास है, इसलिए मैं अंजलि को समझा दूंगा कि वह रसोई से बाहर ना निकले और मेहमानों के सामने ज़्यादा बात ना करे। रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी अंजलि ने जब ये सब सुना तो उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। जिस पति के साथ उसने जिंदगी बिताने और हर परिस्थिति में साथ देने की कस्में खाई थी, वही आज अपनी बहन की झूठी शान बचाने के लिए उसे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर पेश करने को तैयार था। उसकी आंखों में नमी जरूर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये उसके लिए केवल अपमान की बात नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते की सच्चाई सामने आ गई थी जिस पर उसने अब तक भरोसा किया था। अंजलि कोई साधारण घरेलू महिला नहीं थी। वो शांत स्वभाव की थी और दिखावे से दूर रहना पसंद करती थी, लेकिन अपने काम के मामले में बेहद काबिल थी। वो शहर की एक जानी मानी आर्किटेक्चर कंपनी में चीफ आर्किटेक्ट थी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालती थी। कई करोड़ रुपए की योजना के नक्शे और डिज़ाइन उसकी देखरेख में तैयार होते थे। घर से काम करते समय वो अपने लैपटॉप पर जरूरी मीटिंग और प्रोजेक्ट भी संभालती थी। इसके बावजूद विवेक ने कभी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को उसकी असली पहचान नहीं बताई। वो हमेशा यही कहता था कि अंजलि घर पर थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेती है। असल वजह ये थी कि विवेक को अपनी पत्नी की सफलता अंदर ही अंदर खलती थी। उसे डर था कि अगर लोगों को अंजलि की काबिलियत और पद के बारे में पता चल गया तो उसकी अपनी हैसियत उसके सामने छोटी दिखाई देगी। इसी वजह से वो अपनी पत्नी को हमेशा कम करके बताता रहा। शीला देवी और उनकी बेटी पायल भी अंजलि को ज़्यादा सम्मान नहीं देती थी। उन्हें लगता था कि वो घर पर रहती है और आराम से ज़िंदगी गुजार रही है, जबकि हकीकत उनसे बिल्कुल अलग थी। पायल की शादी शहर के बड़े बिल्डर सेठ महेश अग्रवाल के बेटे से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे अपने मायके की अमीरी और रुतबा ससुराल वालों को दिखाने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि उसके सास ससुर जब पहली बार उसके मायके आए तो उन्हें लगे कि उसका परिवार भी किसी बड़े और संपन्न घराने से कम नहीं है। लेकिन परेशानी ये थी कि घर में कोई नौकर नहीं था, इसलिए शीला देवी और पायल ने मिलकर अंजलि को ही नौकरानी के रूप में पेश करने का फैसला कर लिया। विवेक ने भी पत्नी का पक्ष लेने की बजाय उनका साथ दिया। शाम होते होते घर मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो गया। पायल बार बार घर का सामान ठीक करवा रही थी और शीला देवी मेहमानों के सामने अपनी शान दिखाने की तैयारी में लगी थी। उधर अंजलि चुपचाप रसोई में खाना तैयार कर रही थी। रात के करीब 8 बज चुके थे। घर का माहौल बाहर से देखने पर किसी बड़े परिवार की शानदार दावत जैसा लग रहा था। ड्राइंग रूम में सेठ महेश अग्रवाल, उनकी पत्नी और उनका बेटा आराम से बैठे हुए थे। सामने महंगे पेय और तरह तरह के स्नैक्स रखे थे। पायल ने भारी भरकम साड़ी पहन रखी थी और अपने मायके की तारीफ करते हुए बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। शीला देवी और विवेक भी मेहमानों के सामने ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र बने हुए थे। दूसरी तरफ घर की असली हालत किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। रसोई में अंजलि अकेली खड़ी लगातार खाना बनाने में जुटी थी। गर्मी और चूल्हे की तपिश से उसका चेहरा लाल हो चुका था।
उसने एक साधारण सा सूट पहन रखा था और सुबह से बिना आराम किए लगभग 12 तरह के पकवान तैयार कर चुकी थी। तभी विवेक रसोई में पहुंचा। उसने अंजलि की तरफ ठीक से देखे बिना कहा, खाना तैयार है तो जल्दी से सब कुछ टेबल पर लगा दो और मेरी बात ध्यान से सुनना। जब सब लोग खाने बैठे तो तुम एक तरफ खड़ी रहकर खाना परोसना। मेहमानों के सामने ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पायल ने उन्हें बता दिया है कि तुम गांव की कोई दूर की रिश्तेदार हो और यहाँ घर के काम में हाथ बटाती हो, इसलिए आज की रात बस उसी तरह रहना, हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। आखिर पायल के ससुराल वालों के सामने हमारी इज्जत का सवाल है। अंजलि कुछ पल तक अपने पति को देखती रही। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चोट साफ दिखाई दे रही थी। वो सोच रही थी कि जिस इंसान से उसने सम्मान और साथ की उम्मीद की थी, वही आज उसे अपनी बहन की झूठी प्रतिष्ठा के लिए पहचान छुपाने को कह रहा है। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपनी पत्नी को नौकरानी बनाकर पेश करना तुम्हारे परिवार की इज्जत बढ़ाएगा? विवेक असहज हो गया। उसने नजरें फेरते हुए कहा, अंजलि प्लीज़ आज बहस मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बहन के ससुराल वाले बहुत बड़े लोग हैं। अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो पायल की स्थिति अपने ससुराल में और मजबूत होगी। सिर्फ एक रात की बात है, तुम इतना समझौता नहीं कर सकती। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आया आखिरी आंसू भी उसने चुपचाप पोंछ लिया। उसे अब समझ आ चुका था कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो इतने समय से चुप थी, उसी रिश्ते में उसके सम्मान की कोई कीमत नहीं बची थी। उसने खुद को संभाला, सारे पकवान डाइनिंग टेबल पर सजाए और फिर विवेक के कहे अनुसार एक तरफ खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान खाने की मेज पर आकर बैठ गए। अंजलि एक एक करके सबको खाना परोसने लगी। वो सिर झुकाए चुपचाप अपना काम कर रही थी, लेकिन उसकी हर हरकत के पीछे दबा हुआ दर्द था। तभी पायल की सास ने खाने का एक निवाला लिया और अचानक उसकी आंखों में खुशी दिखाई दी। उन्होंने पायल से कहा, बहू खाना तो कमाल का बना है, बिल्कुल किसी अच्छे होटल के खाने जैसा स्वाद है। ये लड़की कौन है? क्या तुमने घर के लिए कोई नई कुक रखी है? सवाल सुनते ही पायल ने अंजलि की तरफ देखा, फिर बड़ी सहजता से झूठ बोलते हुए मुस्कुरा दी। उसने कहा, नहीं मम्मी जी, ये हमारे गांव के एक गरीब परिवार की लड़की है। इसके घर की हालत बहुत ख़राब थी और ये अकेली भटक रही थी। माँ को इस पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ रहने की जगह दे दी। अब यही घर के छोटे मोटे काम कर देती है। हमने तो इसे अपने परिवार का ही हिस्सा समझ लिया है। पायल की बात सुनकर शीला देवी ने भी तुरंत अपनी झूठी महानता दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हाँ समधन जी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। अगर किसी के काम आ सके तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये लड़की भी बहुत सीधी है, इसलिए हमने इसे अपने घर में रख लिया। अंजलि का पूरा शरीर अपमान और गुस्से से कांप रहा था। उसने एक बार विवेक की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अपनी पत्नी के लिए ना शर्म थी और ना ही कोई पछतावा। वो चुपचाप बैठा रहा और अपनी बहन द्वारा सुनाई जा रही झूठी कहानी में सिर हिलाता रहा। उसने अंजलि की तरफ आंख उठाकर देखने तक की कोशिश नहीं की। तभी सेठ महेश अग्रवाल ने भी बिना ये जाने कि उनके सामने कौन खड़ा है, सहज भाव से कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा विवेक, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना पुण्य का काम है। इसे मेरी तरफ से भी कुछ पैसे दे देना। ये बात सुनते ही अंजलि के भीतर बचा हुआ आखिरी धैर्य भी खत्म हो गया। वो अब समझ चुकी थी कि यहाँ उसकी इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। तभी खाने के बीच सेठ महेश अग्रवाल ने अपने बेटे से कारोबार को लेकर सवाल किया। वो शहर के बीचों बीच बनने वाला 500 करोड़ का रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट याद है ना, उसका काम कहाँ तक पहुँचा? डिज़ाइन और नक्शे को मंजूरी मिली या अभी भी मामला अटका हुआ है? उनके बेटे ने परेशान होकर कहा, पापा प्रोजेक्ट हमने शहर की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी को दिया है, लेकिन वहाँ की चीफ आर्किटेक्ट मैडम A.K. शर्मा ने हमारे डिज़ाइन में सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां निकाल दी है। उन्होंने जब तक सभी खामियां दूर नहीं होती तब तक डिज़ाइन पर मंजूरी देने से साफ मना कर दिया है।
उनके साइन के बिना सरकारी अनुमति भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये सुनते ही सेठ महेश अग्रवाल के चेहरे की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तो उनसे बात करो, जरूरत पड़े तो उन्हें जितने पैसे चाहिए दे दो। मुझे कल ही उनसे मिलने का इंतजाम चाहिए। ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर पायल के पति ने धीमे स्वर में कहा, पापा, वो महिला पैसों से प्रभावित होने वालों में से नहीं है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। पायल ने तुरंत बीच में बोलते हुए अपने पति को दिलासा दिया, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। आजकल कौन पैसों से नहीं मानता। लेकिन कमरे के एक कोने में खड़ी अंजलि के चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान गुस्से की नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई की थी जिसे अब तक उसने खुद के अंदर छुपा कर रखा था। जिस महिला को ये लोग एक गरीब रिश्तेदार और घर की कामवाली समझ रहे थे, जिस आर्किटेक्ट से ये लोग अपने करोड़ों के प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए परेशान थे, वो महिला उनके सामने ही खड़ी थी। अंजलि ने बिना कुछ कहे अपना एप्रन उतारा और शांत कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। विवेक ने सोचा कि शायद वो रोने गई है, इसलिए उसने उसे रोकना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन अंजलि रोने नहीं गई थी। वो अपनी अलमारी के पास पहुंची, वहां से एक कीमती लेदर फाइल निकाली और उसके साथ अपना ऑफिस आईडी कार्ड भी उठा लिया। कुछ ही मिनटों बाद जब वो वापस डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। अब उसके कंधे झुके हुए नहीं थे और ना ही वो किसी को खाना परोसने के लिए हाथ बांधकर खड़ी थी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर सामने बैठे लोगों को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सीधे डाइनिंग टेबल के मुख्य हिस्से के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में मौजूद फाइल को देखकर विवेक घबरा गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस रसोई में जाओ और मेहमानों को मिठाई परोस दो। पायल ने भी उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, जाकर बर्तन संभालो और अपना काम करो। अंजलि ने विवेक और पायल की तरफ पूरी तरह ध्यान देना बंद कर दिया। अब उसकी नज़र सिर्फ सेठ महेश अग्रवाल पर थी। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, सेठ जी, मुझे लगता है कि आपको इस समय मिठाई से ज़्यादा अपने रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट के नक्शे की ज़रूरत है। अगर सुरक्षा से जुड़ी कमियां ठीक नहीं की गई तो आपके 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट सच में बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। अंजलि की आवाज़ पूरे डाइनिंग रूम में गूंजते ही वहां बैठे सभी लोग चुप हो गए। सेठ महेश अग्रवाल और उनका बेटा हैरानी से उसे देखने लगे। सेठ जी के बेटे ने उलझन में पूछा, लेकिन तुम तो यहाँ खाना परोसने वाली हो, फिर तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? ये सुनते ही शीला देवी घबरा गई। उनके माथे पर पसीना आ गया और वो तुरंत बात संभालने लगी। अरे समधी जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी इसे यहाँ से बाहर भेजती हूँ। अंजलि ने उनकी बात बीच में ही रोक दी और बेहद ठंडे स्वर में बोली, दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है माँ जी, खराब आपकी नीयत है और इस घर की सोच है। उसकी बात सुनकर शीला देवी का चेहरा उतर गया। अंजलि ने अपनी लेदर की फाइल उठाई और उसे सीधे सेठ महेश अग्रवाल के सामने मेज पर रख दिया। फिर उसने कहा, सेठ जी, जिस मैडम AK शर्मा से मिलने के लिए आप कल की कोशिश कर रहे हैं और जिन्हें आप पैसा देकर अपने हिसाब से काम करवाने की बात कह रहे थे, शायद आपको पता नहीं कि वो आपके सामने ही खड़ी है। इतना कहते हुए अंजलि ने अपने शर्ट के कॉलर पर लगा कंपनी का ID कार्ड उतारकर उनकी तरफ कर दिया। वो मैडम AK शर्मा कोई और नहीं, मैं हूँ अंजलि कुमार शर्मा, शहर की चीफ आर्किटेक्ट। मेरे हस्ताक्षर के बिना आपका 500 करोड़ का रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट प्रोजेक्ट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके इतना कहते ही डाइनिंग रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी को अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। सेठ महेश अग्रवाल ने अविश्वास से ID कार्ड देखा और फिर कांपते हाथों से फाइल खोल ली। अंदर उनके उसी रिजॉर्ट के कई नक्शे रखे थे। हर पन्ने पर लाल पेन से सुरक्षा संबंधी कमियां चिन्हित की गई थी। नीचे लगे हस्ताक्षर देखते ही सेठ जी की आंखें फैल गई।
ये वो हस्ताक्षर थे जिन्हें वो पिछले कई महीनों से अपने प्रोजेक्ट फाइलों में देख रहे थे। वो अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और हैरानी से बोले, आप ही मैडम शर्मा हैं, हमारी चीफ आर्किटेक्ट। सेठ जी के बेटे का चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को वो घर की मामूली काम करने वाली समझ रहा था, वही उनके करोड़ों के प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली अधिकारी थी। उसने घबराकर कहा, लेकिन पायल ने तो बताया कि आप गांव की कोई गरीब और अनाथ लड़की हैं जो यहाँ काम करती हैं। ये सुनते ही अंजलि की नज़र अपनी ननंद पायल पर टिक गई। उसकी आंखों में अब चोट से ज़्यादा गुस्सा था। उसने एक एक शब्द सोचकर कहा, काम वाली मैं नहीं हूँ सेठ जी, असली काम वाली तो इस घर की सोच है। आपकी ये रईस बहू और मेरी ये महान सास जिस घर में बैठकर अपनी अमीरी का दिखावा कर रही हैं, उसकी बहुत सी ज़रूरतें मेरी मेहनत की कमाई से पूरी होती हैं। लेकिन आज जब इन्हें आपके सामने अपने मायके की झूठी शान दिखानी थी, तब इन्होंने मेरी पहचान ही मिटा दी और मुझे अपने ही घर की नौकरानी बनाकर खड़ा कर दिया। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे। अंजलि ने फिर धीरे से पलटकर विवेक की तरफ देखा। उसका पति पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और शर्म के कारण उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं। अंजलि ने उसकी ओर उंगली उठाते हुए कहा, और इस आदमी को देखिए सेठ जी, ये मेरा पति है जिसे अपनी पत्नी की सफलता से इतनी हीन इनसिक्योरिटी होती है कि इसने अपनी बहन की झूठी रईसी बचाने के लिए मुझे आपके सामने सरेआम जलील होने दिया। इसने मुझे मेरे ही घर में एक भिखारी बना दिया। पायल घबराकर आगे बढ़ी और कांपती आवाज़ में बोली, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पापा जी, इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये झूठ बोल रही हैं। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सेठ महेश अग्रवाल गुस्से में गरज उठे, बस अब एक शब्द भी मत बोलना। उनकी कड़क आवाज़ सुनकर पायल वहीं ठिठक गई। सेठ जी हमेशा से अपने सिद्धांतों और साफ सोच के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बहू ने सिर्फ उनसे झूठ नहीं बोला, बल्कि अपनी ही भाभी का अपमान करके पूरे परिवार को धोखा दिया था। उन्होंने बेहद नाराजगी से शीला देवी और विवेक की तरफ देखा और कहा, आप लोगों ने तो हद ही कर दी। जिस घर में एक पढ़ी लिखी और काबिल बहू की मेहनत और सम्मान की कोई कीमत नहीं, वहाँ झूठी शान दिखाने का क्या मतलब है? आपने हमारे सामने अपनी अमीरी का दिखावा किया और इसके लिए अपनी ही बहू को नौकरानी बनाकर खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? उनकी बातें सुनकर शीला देवी की नज़रें नीचे झुक गई। विवेक के पास भी कोई जवाब नहीं था। सेठ महेश अग्रवाल ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, मुझे शर्म है कि हमने ऐसे परिवार पर भरोसा किया। हमें लगा था कि पायल एक अच्छे घर से आई है, लेकिन आज पता चला कि यहाँ दिखावे को रिश्तों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उनकी पत्नी भी पायल से बेहद नाराज थी। उन्होंने गुस्से में पायल को पीछे करते हुए कहा, तुमने हमसे सच छुपाया, अपनी भाभी को अपमानित करते हमारे सामने अपने मायके की झूठी तस्वीर बनाई। जो लड़की अपने ही घर की बहू का सम्मान नहीं कर सकती, वो हमारे परिवार की इज्जत कैसे रखेगी? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने पति के पास जाकर उसके पैरों में बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो किया अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए किया था। मेरा इरादा इतना बड़ा नुकसान करने का नहीं था। लेकिन इस बार उसके पति के चेहरे पर भी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी अंजलि ने पायल की तरफ देखा और बहुत शांत शब्दों में कहा, इज्जत कभी झूठ और दिखावे से नहीं बनती। तुमने मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तुम्हारी अपनी झूठी शान उसी मिट्टी में मिल गई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने किसी का सम्मान छीनकर अपना सम्मान नहीं बनाया। अंजलि की बात सुनकर पायल के पास कोई जवाब नहीं बचा। सेठ महेश अग्रवाल कुछ क्षण चुप रहे, फिर अंजलि की तरफ हाथ जोड़कर बोले, मैडम शर्मा, मुझे बेहद शर्मिंदगी है कि हमारे सामने आपके साथ इतना बड़ा अपमान हुआ। मैं आपकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की ससुराल में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम ऐसे दिखावे और झूठ पर टिके रिश्ते को आगे नहीं निभा सकते। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे
और पत्नी की ओर देखा और कहा, पायल, आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। जिस घर और जिस झूठी रईसी को तुमने हमारे रिश्ते से ज़्यादा महत्व दिया, अब उसी के साथ रहो। तुम्हें तुम्हारी झूठी शान मुबारक। सेठ जी ने अपने बेटे को चलने का इशारा किया। उनकी पत्नी भी उनके साथ हो ली। तीनों वहां से निकल गए और पायल को उसी घर में रोता हुआ छोड़ गए। पायल दरवाजे तक भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे डर था कि उसका ससुराल अब हमेशा के लिए टूट चुका है। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शीला देवी भी इस सदमे को सह नहीं पाई और धड़ाक से जमीन पर बैठ गई। जिस रुतबे और झूठी महानता की बातें वो पूरे मोहल्ले में करती थी, आज उसी की असलियत सबके सामने खुल चुकी थी। विवेक बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म, पछतावा और अपराध बहुत साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार उसे अपनी उस सोच की सच्चाई दिखाई दे रही थी जिसके कारण उसने अपनी ही पत्नी को दूसरों के सामने छोटा करने की कोशिश की थी। उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ अंजलि का अपमान नहीं किया, बल्कि अपने ही हाथों उस रिश्ते को चोट पहुंचाई थी जिसे बचाने की जिम्मेदारी उसकी सबसे ज़्यादा थी। विवेक भारी कदमों से अंजलि के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में बहुत अंधा हो गया था अपनी बहन की झूठी शान और अपने छोटे से रुतबे को बचाने के चक्कर में। मैंने तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे सम्मान की कोई कीमत नहीं समझी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं एक बहुत ही कायर और नाकाम पति साबित हुआ हूँ। अंजलि उसे बिना किसी भावुकता के देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आज रोने से ज़्यादा ज़रूरी था अपने लिए फैसला लेना। उसने विवेक को उठाने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया और बेहद शांत आवाज़ में कहा, तुम सिर्फ नाकाम पति नहीं हो विवेक, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी सोच है। तुम इतने असुरक्षित थे कि तुम्हें अपनी पत्नी की सफलता भी अपने खिलाफ लगती थी। आज तुमने मुझे अपने ही घर में काम वाली बनकर खड़े देखा और फिर भी चुप रहे। तुम्हारी वो खामोशी और तुम्हारे चेहरे की वो झूठी मुस्कान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जिस रिश्ते में पत्नी को अपने ही पति से सम्मान के लिए लड़ना पड़े, वो रिश्ता मेरे लिए किसी बोझ से कम नहीं। विवेक ने सिर झुका लिया। अंजलि ने अपनी फाइल उठाई और आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसने कहा, तुमने सोचा था कि मुझे नौकरानी बताकर तुम मेरी हैसियत कम कर दोगे, लेकिन आज तुम्हारी असली सोच सबके सामने आ गई। तुम जिस रुतबे पर इतना घमंड करते थे, वो एक झूठ के साथ ही ढह गया। मुझे किसी के सामने खुद को बड़ा साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पहचान मेरी मेहनत है। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ विवेक। ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ मेरा सम्मान मेरी ज़िंदगी के सबसे करीब इंसान के लिए भी ज़रूरी नहीं था। तलाक के कागज़ मेरे वकील तुम्हें कल सुबह भेज देंगे। विवेक के चेहरे पर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसने अंजलि को रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि शायद उसके पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। अंजलि ने बिना पीछे देखे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, अपना जरूरी सामान लिया और फिर उस घर की चौखट पार कर गई। वो हमेशा के लिए वहां से निकल रही थी। पीछे विवेक खाली नज़रों से उसे जाते हुए देखता रहा और अपने फैसले पर पछताता रहा। पायल अपने टूटते रिश्ते के सदमे में रो रही थी और शीला देवी के सामने उनकी सारी झूठी शान बिखर चुकी थी। जिस परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अंजलि को छोटा दिखाया था, उसी परिवार की असलियत आज सबके सामने आ गई थी। अंजलि ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, कोई हंगामा नहीं किया और ना ही बदला लेने के लिए कोई गलत रास्ता चुना। उसने सिर्फ अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई और अपने जीवन का सबसे ज़रूरी फैसला लिया। क्योंकि जब एक पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है, तो उसे अपनी ताकत साबित करने के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास ही काफ़ी होता है। अंजलि ने भी बिना किसी तमाशे के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी और अब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने जा रही थी जहां उसकी पहचान किसी की पत्नी या बहू के नाम से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और काबिलियत से होगी।
तो दोस्तों, अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार के साथ सम्मान भी जरूरी है। झूठी शान कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। अंजलि ने अपने आत्म सम्मान को चुना और बिना किसी शोर के अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जाकर बताइए, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।